गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं कमज़ोर छात्रों को कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे। मेरे कहने का मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यूपी बोर्ड के जिनको ट्रांसलेट नहीं आता, तो ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमको स्पेलिंग्स आना चाहिए, मीनिंग्स आना चाहिए। अगर आपको इस मीनिंग्स नहीं याद है तो सब कुछ व्यर्थ है। तो अंग्रेजी के लिए मीनिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी छात्रों को ये बताऊंगा कि वे मीनिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें, क्रिया के फॉर्म तैयार करें, वर्ब्स ऑफ फॉर्म तैयार करें। तो धीरे धीरे उनको अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे उनको सब कुछ आ जाएगा। तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको स्पेलिंग्स आने चाहिए, वर्ब याद होने चाहिए, जो भी क्रियाएं दी गई उसका फॉर्म आपको याद होना चाहिए। तो आपको हम बता रहे हैं बेसिक चीज़। सबसे पहले आज हम आपको टेंस स्टार्ट करेंगे। टेंस आप लोग पढ़े होंगे। टेंस होता क्या है ये आपको देखो। टेंस माने होता है क्या बताइए। टेंस माने होता है काल, और काल माने क्या होता है समय, और समय माने क्या होता है जो चल रहा है, जो चल रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम, करंट टाइम। तो टेंस का मतलब क्या होता है बताइए। टेंस का मतलब होता है काल। अब काल क्या होता है भैया। काल माने होता है समय, और समय माने क्या होता है भैया समय। अब समय भाई जो चलता है, जो चल रहा है, अच्छा समय बुरा समय। तो यहाँ पर सभी यानी सबको भाई हमको अगर अच्छे से टेंस आता रहेगा तभी हम कुछ ट्रांसलेट कर पाएंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम उन बच्चों को बताने जा रहे हैं जो अत्यंत कमज़ोर हैं, समझें। तो आपको बता दिए हम टेंस। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले ये समझना है कि कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेंस। यहाँ हम टाइप्स करते हैं। टाइप्स TYPES, टाइप्स ऑफ टेंस, यानी टेंस के प्रकार, काल के प्रकार, काल के प्रकार। समय कितने प्रकार के होते हैं, समय के भेद, समय के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का टेंस होता है। तो सबसे पहले समझें प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं जिनको, वर्तमान काल। अब वर्तमान काल माने क्या होता है भाई। कोई पूछ दिया आपसे कि भाई प्रेजेंट टेंस माने होता क्या है, तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और काल मान टेंस का मतलब होता है समय या काल। तो वर्तमान समय। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, वर्तमान समय। जो अब वर्तमान समय माने क्या होता है, अगर कोई पूछ दिया वर्तमान माने क्या होता है। वर्तमान का मतलब जो चल रहा है, जो इस समय चल रहा है। तो इस समय क्या चल रहा है बताइए इस समय क्या चल रहा है। आज कौन सा, जैसे आज कौन सा दिन है, आज बुधवार है। जैसे आज बुधवार है तो ये वर्तमान समय हो गया। वर्तमान समय जैसे आज वर्तमान है, जैसे आज बुधवार है तो वर्तमान समय, ये कौन सा समय हो गया, वर्तमान काल हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। और सन 2021 चल रहा है, ये आपका वर्तमान काल हो गया। हाँ, वर्तमान काल हो गया। महीना जैसे मंथ कौन सा चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ये जैसे जून चल रहा है, ये क्या चल रहा है, जून चल रहा है। तो जो जून चल रहा है ये आपका वर्तमान काल हो गया। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो लागू है, जो चल रहा है इस समय, वही वर्तमान काल है। आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चल रहा है वो वर्तमान काल है। तो जैसे आप आज कौन सा डेट है, जैसे मान लीजिए कौन सा डेट है आज, जैसे आज 10 तारीख है 10, तो 10 तारीख है, जैसे 10 जून है, जैसे 10 जून है तो 10 जून आज आपका वर्तमान काल है। तो
आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस क्या है? जो वर्तमान समय में लागू है, जो चल रहा है। तो ये वर्तमान काल हुआ। तो अब दूसरे नंबर पर आता है, दूसरा नंबर पर आता है पास्ट टेंस। क्या होता है? पास्ट टेंस, जिसको कहते हैं भूतकाल। अब भूतकाल माने क्या होता है भैया? जो बीता हो, जो बीत चुका हो, दैट इज पास्ट। तो जो बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। अब बीता हुआ समय क्या है? अब बीता हुआ समय काल है। जैसे आज बुधवार है, तो कल कौन सा दिन था? मंगलवार। तो मंगलवार बीत गया, वो भूतकाल में हो गया। मनुष्य मर जाता है तो भूत बन जाता है, बोलते हैं ये भूत हो गया। तो भूत का मतलब वो चला गया, वो नहीं है। तो बुधवार आज वर्तमान काल है, तो मंगलवार बीता हुआ काल, वो बीत चुका है, तो भूतकाल हो गया। वो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस। अब 2021 चल रहा है और 2020 बीत चुका है, तो हमारे लिए भूतकाल हो गया, बीता हुआ समय। जैसे जून चल रहा है, जैसे आज 10 जून है, तो 10 जून है तो जो चल रहा है, जब ये चल रहा है तो वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है। और अगर ये बीत चुका है, यानी इसके पहले 9 जून था, तो 9 जून बीता हुआ है। 9 जून, 8 जून, 7 जून, जो भी इसके बीते हुए हैं, बीते हुए समय को क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। और तो आपको समझ लेना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं? भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो बीता हुआ हो, जो बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। तो ये आपका भूतकाल हो गया। अब नंबर 3 आ गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इसको कहते हैं भविष्यकाल। क्या कहते हैं? भविष्यकाल, यानी आने वाला समय। क्या? आने वाला समय, आने वाला। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा मेरे कहने का क्या मतलब है। तो फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? आने वाले समय को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। तो जैसे आने वाला क्या है? आज बुधवार है तो कल बृहस्पतिवार होगा ना, तो वो क्या होगा? फ्यूचर टेंस होगा। आज 2021 चल रहा है, तो अब 2022 आएगा, वो 2022 हमारे लिए भी फ्यूचर है, अब भविष्य है। और जून चल रहा है, जुलाई आने वाला है, तो आपका मतलब वो जुलाई क्या है? फ्यूचर में होगा, फ्यूचर टेंस। जैसे 10 जून वर्तमान काल है, आज 10 जून वर्तमान काल है, तो कल 11 जून हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भविष्य काल हो जाएगा। तो इस प्रकार यानी कि आने वाले समय को हम फ्यूचर कहते हैं। आने वाले से जो आया नहीं है, आने वाला है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी कि टाइप्स ऑफ टेंस, यानी काल के प्रकार, समय के प्रकार। समय कितने प्रकार के होते हैं? समय 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो अब थोड़ा ध्यान दें कि भैया टेंस 3 ही है। अब इन लोगों को 4-4 बच्चे हैं, हमें इनके 4-4 भेद हैं। हमने आपको सरलता और सुगमता के लिए इनके 4-4 लड़के हैं। 4 लड़के इनके हैं, 4 लड़के इनके, 4 इनके हैं, 4 लड़के हैं, यानी 12 मिला के कुल 12। लेकिन भेद चारों का एक है, हमें आपको समझाने के लिए कुल टेंस की संख्या हो जाती है 12, यानी टेंस उनके भेद मिला करके पूरा 12 चले जाते हैं। तो इनके भेद क्या हैं? इनके 4, इनके 4, इनके 4। तो उन भेद का यानी कि टेंस के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक टेंस के कितने भेद होते हैं? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ एवरी टेंस या टेंस। तो हम आपको बता दें कि जैसे फिर से आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर, आप ध्यान दें, मैं यहाँ जो बता रहा हूँ बहुत बाकायदे ध्यान देंगे। कमज़ोर बच्चे जो हैं एकदम शुरू बता रहा हूँ, ध्यान दो। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे पहला था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल या वर्तमान समय। दूसरा हमने बताया पास्ट टेंस
भूतकाल, भूतकाल। तीसरा हमने बताया फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस जिसको हमने बताया भविष्य काल, भविष्य काल। आपको समझ में आ गया है। लेकिन इनके 4 भेद होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेंस। तो ये कौन कौन से हैं? यानी कि टाइप्स, टेंस के टाइप्स 3 हैं लेकिन काइंड्स कितने हैं? 4। पहले देखो, ध्यान में रखना है। पहला इंडिफिनिट, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट, तीसरा क्या होता है? परफेक्ट। चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको ये ध्यान देना है, बहुत ही बारीकी से ध्यान देना है। इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसको अगर सीरियल नंबर से हमको सेट करना हो तो हम एक एक उठाएंगे। अब हमको अगर कोई कह दे कि एक तरफ से भी हमको बताइए, तो यानी 3 हैं, इनके इन 3 के बीच में, यानी कि बीच में हम अगर रख देते हैं, ये देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यानी एक उठाइए, यहाँ पर इसको एक उठाएंगे, यहाँ से उठा कर के इसी में रखिए, इसको उठाकर इसमें रखें, फिर इसको उठाकर इसमें रखो, फिर इसको उठाकर इसमें रखो, फिर इसको उठाकर उसमें रखो, तो एक कंप्लीट हो जाता है। पहले हम इसके बीच में ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे। जैसे पहला प्रजेंट, प्रजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे प्रजेंट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा हो जाएगा, इसको उठाकर बीच में रखेंगे, यहाँ प्रजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको उठाकर यहाँ रखो, माने लिखते जाओ सीरियल नंबर से 1 2 3 4 5 6 ऐसे, प्रजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर तीसरा परफेक्ट, परफेक्ट को उठा के यहाँ रखो, प्रजेंट परफेक्ट टेंस। फिर इस दोनों को उठा करके यहाँ रखो, तो प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी इन दोनों को उठाओ यहाँ बीच में रखो। तो आपका इसी प्रकार इसको भी उठाओगे, यानी इसके बीच में, इसके बीच में इसको रखोगे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार इसको भी रखेंगे, यानी इंडिफिनिट को उठा के यहाँ रखो, फिर नंबर 2 पर कॉन्टिन्यूअस को उठा के यहाँ रखो, नंबर 3 पर परफेक्ट उठा के यहाँ रखो, नंबर 4 पे इससे ना, तो सब में ऐसे कर दोगे, पूरा 12 संख्या हो जाएगा। तो उनका आप अलग अलग से धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे। ये तो रहा, आपको हम टेंस दर्शाए कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, आपको ध्यान देना है। अब हम आपको इसमें पहला टेंस आपको बताएंगे, प्रेजेंट, ये उठा करके यहाँ रखेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ध्यान में रखिए, सीरियल नंबर से हम आपको बताएंगे, और सीरियल नंबर से बताएंगे तो आपको समझना है ध्यान से। तो पहला नंबर हमने उसमें से लिया प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, आप इसका पहचान तैयार करेंगे, पहचान, हिंदी पहचान। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जो कमज़ोर बच्चे हैं, पहले आप हिंदी में समझिए, और इसको जब टेंस अच्छे से आ जाएगा तो आप बाद में कुछ भी कर सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी ट्रांसलेट कर सकते, कुछ भी। कभी कभी होता क्या है, पहचान बच्चे नहीं कर पाते। कोई पूछ दिया प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान बताओ, फ्यूचर का पहचान बताओ, उनमें आला वाला करने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता। तो आप सबसे संगे प्रेजेंट का जो हिंदी होता है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। प्रेजेंट से मतलब है, प्रेजेंट से मतलब है है हूँ हो से, है हूँ हो से, ये प्रेजेंट का है। प्रेजेंट का मतलब है हूँ हो से है ना, और इंडिफिनिट, सॉरी, प्रेजेंट का मतलब केवल है हूँ। अब इंडिफिनिट का मतलब आप समझेंगे ता, ता, ती, ते। अब देखिए, अब आप सेट कर लेंगे, अगर इंडिफिनिट कहीं भी आए तो आप उसका अर्थ ता, ते, ता, ती, ते ही समझेंगे, और प्रेजेंट का है हूँ हो से समझेंगे। तो अब आप पहचान कन्फर्म कर सकते हो। अगर कोई पूछता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान क्या है, तो क्लियर है, ता है, ती है, ते, इसको सेट कर डालिए, तो पहचान क्या निकला, इसको सेट कर देंगे, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। तो इस टाइप से आप सेट कर लेंगे, ये आपका पहचान हो गया।
अगर कोई इस टाइप से अगर पूछता है पहचान क्या है, तो अब जैसे पास्ट हुआ, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पहचान, तो पास्ट का मतलब था थे थी से होता है, तो ता था थी ऐसे सेट कर लेंगे। तो पहले आप इसी को पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है? अगर कोई पूछ लिया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान बताओ, तो क्या कहोगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू लगा रहता है, तो उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। समझ में आ गया होगा? जब पहचान कोई पूछता है, पहचान पूछता है, तो ऐसे सेट समझ लीजिए क्या क्या मैं बता रहा हूँ। अगर कोई पूछता है तो आप बता देंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू लगा रहता है, उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इधर आइए हम आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको करना है ट्रांसलेशन। तो जैसे ये तो पहचान मालूम हो गया। रूल क्या है? जैसे इसमें आपको इसमें बता दें, जैसे सिंपल सेंटेंस और निगेटिव, मैं एक साथ बता रहा हूं। सिंपल, सिंपल का मतलब समझते होंगे साधारण वाक्य, और निगेटिव, निगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य। अब सिंपल में जो सेंटेंस होगा तो सिंपल का नियम लगेगा, और अगर निगेटिव होगा तो ये नियम लगेगा। आपको ध्यान दें, सब्जेक्ट यहाँ पर, सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। तो यहाँ पर जैसे मैं दे रहा हूँ कि एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता ही, सी, इट, नेम। देखिए, एक वचन कर्ता ही, सी, इट, नेम के साथ क्रिया में वर्ब के अंत में यस या ईएस लगाते हैं। आपको समझ में आया? अगर एक वचन कर्ता ही, सी, इट, नेम के साथ क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं ना, और निगेटिव रहेगा, तो निगेटिव अगर सेंटेंस है तो एक वचन कर्ता ही, सी, इट, नेम के साथ डज नॉट लगेगा। क्या लगेगा? निगेटिव में डज नॉट लगेगा। और जब डज नॉट, डू नॉट लगेगा तो यहाँ पर क्रिया में यस या ईएस तो नहीं लगेगा। तो निगेटिव का नियम निगेटिव में करेंगे, सिंपल रहेगा तो सिंपल। अब जैसे बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, अब बहुवचन कर्ता आप जानते होंगे आई, वी, यू, दे, और जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वो भी प्लूरल में होता है। आई, वी, यू, दे के साथ क्रिया में यस या यस नहीं लगता है। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट में यानी क्रिया में हम यस या यस नहीं लगाते। ध्यान में रखें, इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होता, क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं होता। यस या यस का प्रयोग यहाँ मैं बता दिया हूँ, ही, सी, इट, नेम के साथ केवल क्रिया में यस या यस लगेगा। और बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता आई, वी, यू, दे के साथ यस या यस नहीं लगाऊँ, यहाँ काट दे रहा हूँ, यानी इसके साथ नहीं लगेगा। और निगेटिव रहेगा तो ही, सी, इट, नेम के साथ डज नॉट लगता है निगेटिव में। आई, वी, यू, दे के साथ क्या ऐड करते हैं? डू नॉट। क्या ऐड करते हैं? डू नॉट, वैसे उसमें डू नॉट लगाते हैं। और क्रिया में यस या यस ऐड नहीं करते, ऐड करेंगे किसके साथ? ही, सी, इट, नेम के साथ। तो ये तो हमारा फार्मूला रहा, ये तो नियम रहा। ध्यान में रखें, यहाँ पर सिंपल और निगेटिव का मैं एक साथ नियम बता रहा हूँ। अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं। अच्छा, यहाँ पर आपको ये समझना है ना कि यस या यस लगता कहाँ है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हम कहाँ यस लगाएं, कहाँ ईएस लगाएं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं शॉर्टली यस या ईएस का एक नियम मैं बता दे रहा हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो भाई, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। तो मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आपको हम यस या ईएस, अब इसको ध्यान में रखें कहाँ यस या ईएस लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान में देना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यस या ईएस का प्रयोग थोड़ा सा, यानी यस या ईएस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। यस या ईएस यानी यस या ईएस लगाने पर माने कि क्रिया में लगाते हैं, लेकिन यस या ईएस लगाने पर प्लूरल भी बन जाता है। जैसे पेन है तो पेन्स, पेन एक वचन है तो पेन्स बहुवचन। ध्यान में रखना, इसमें भी होता है यस या ईएस। लेकिन यहाँ पर मैं आपको टेंस के अंतर्गत कुछ फार्मूला आपको बता दे रहे हैं कि अगर शब्द के अंत में देखो कहाँ पर यस लगेगा, कहाँ ईएस लगेगा। हम आपको ये बता दे रहे हैं ईएस कहाँ लगता है। ईएस लगाने के नियम, ईएस लगाने के
नियम मैं आपको बता दे रहा हूँ। जहाँ ई एस लगेगा वहाँ एस नहीं लगेगा, बस आपको फार्मूला मालूम हो जाएगा। जहाँ पर ई एस लगेगा वहाँ पर एस नहीं लगेगा। जैसे ओ, जिस हिंदी शब्द के अंत में ओ डबल ओ सी एच एस एच एक्स एस डबल एस, ये ध्यान में रखें। अगर कोई ऐसा अंग्रेजी का शब्द है जिसके अंत में ओ है, डबल ओ है, सी एच एस एच एक्स एस एस ना, तो ये लगे हैं, तो उनमें हम क्या जोड़ देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। ध्यान में रखें इस फार्मूले को, ध्यान में, इस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर मैंगो है, ऐसा शब्द सोचो जिसके अंत में ओ लगा हो। अगर मैं ओ लगा है तो अगर इसमें से हमको ई एस लगाना है कि एस लगाना है, तो ई एस लगाने के नियम, ई एस कहाँ लगेगा, जिसके अंत में ओ है, डबल ओ है कि नहीं। अब आप सोच लो, अगर मैंगो माने एक आम, अगर आपको इसमें मैंगो, अब इसमें यस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा न, चूंकि नियम कह रहा है कि जिस शब्द के अंत में ओ होता है, ओ डबल ओ होता है, तो उसमें ई एस लगता है। अब समझ में आ गया होगा कि भैया ए मैंगो ओ लगा है, जिसके अंत में ओ डबल ओ सी एच एस एच एक्स ये सब लगे हैं उसमें ई एस लगता है, और जिनमें ये नहीं है, ये अगर शब्द नहीं लगे हैं तो उसमें यस लगेगा। मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर जिस अंग्रेजी वर्ड में अगर ए लास्ट में है तो यस लगेगा, ए नहीं है तो यस लगेगा। फार्मूला यही आपको ध्यान में रखना। जैसे देख रहे हैं आप, डबल ओ, ऐसा कोई शब्द सोचो जिसमें डबल ओ लगा हो। जैसे बैम्बू, बैम्बू माने बांस, बैम्बू माने बांस, इसमें देखो डबल लगा है। अगर कोई पूछे तो उसमें यस लगेगा कि यस लगेगा, तो क्या लगेगा भाई, बैम्बूस ई एस लगेगा। सी एच बताओ, ऐसा कोई शब्द जिसमें सी एच हो, जैसे मैस, लो MS MATCH, माचिस, तीली वाला माचिस कहते हैं मैस, तो एक तीली और मैस या में CH, मैस तो लग जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, मैं यहाँ पर मैं आपको CH, जैसे डिश, ए डिश DIS, डिश माने तस्तरी, ए डिश माने एक तस्तरी। अब इसमें अगर कोई पूछ दिया कि यस लगेगा कि यस लगेगा, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए फार्मूला से कि डिशेज होगा। समझ में आ गया होगा, डिशेस। अब एक्स में आइए, एक्स में जैसे एफॉक्स, एफॉक्स माने एक लोमड़ी, तो शब्द के अंत में एक्स लगा है, तो एक्स लगा है तो मालूम क्या होना चाहिए, ईएस लगेगा। फॉक्सेज क्या होगा, फॉक्सेज। आपको एक चीज़ ध्यान देना है, फॉक्सेज, बॉक्सेज, बॉक्स है तो बॉक्सेज, कुछ भी हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर ऑक्स दिया है, एन ऑक्स माने एक बैल, इसमें ये नियम लागू नहीं होगा। इस चीज़ को आपको लर्न करना होगा, दिमाग में रखना होगा इस पॉइंट को कि एन ऑक्स माने एक बैल, तो क्या ऑक्सेज नहीं होगा, ऑक्सिन होगा, OXEN, ये आपको बराबर ध्यान देना है। ऑक्स का ऑक्सिन होता है प्लूरल, उसमें SIS नहीं लगता। अगर आप ऑक्सेज कर देंगे तो गलत हो जाएगा, जबकि तो आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे यस डबल एस लगा हो, ऐसा कोई वर्ड बोलिए, ऐसा कोई वर्ड बोलिए जैसे ये दोनों लगे हो, या जैसे बस, बस माने बस, अरे भैया बस जिसमें आप बैठ के चलते हैं, यात्रा करते हैं, बस, तो बस का बसेस, बस का बसेज हो गया। और एक जैसे क्लास, एक क्लास, अब क्लास में देख रहे हैं ग्लास भाई हो, इसमें देखो डबल शब्द है, तो जिनके अंत में डबल एस या सिंगल एस लगे हों, यहाँ ES लगता है। क्लासेज क्या हो जाता है, ग्लासेज हो जाता है, ग्लास का ग्लासेज। तो मैंने आपको बता दिया कि यस या ES लगाने का नियम। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दें, इसका प्रयोग क्रिया में, अगर हम टेंस, चूँकि आपको हम टेंस पढ़ा रहे थे, टेंस के अंतर्गत, यानी कि आपको हम पढ़ा रहे थे टेंस के अंतर्गत यस या ES हम कहाँ लगाएं, तो टेंस में अगर ध्यान में रखें, अगर एक वचन सब्जेक्ट है सिंगुलर,
ही सी इट नेम के साथ क्रिया में यस या यस लगता है। जैसे गो हुआ, अगर कोई कह दे गो तो गो से यस लगेगा कि यस लगेगा, आपको मालूम हो जाना चाहिए। ओ लगा है तो तुरंत यस लगेगा। तो इसीलिए हमने आपको बताया कि क्रिया में अगर टेंस के अंतर्गत आप यस या यस पढ़ रहे हो, टेंस के अंतर्गत यस या यस लगाने के नियम पढ़ रहे हैं, तो भी फार्मूला यही है। अगर क्रिया के अंत में अगर कोई क्रिया है ओ लगा है सी एच लगा, जैसे कैच है CAT अब कैच में अगर हमको यस या यस लगाना है तो इसमें CH लगा है तो क्या हो जाएगा, कैच से हो जाए, यस नहीं लगेगा। समझ नहीं? तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब जैसे यस वाला भी ध्यान दो, जहाँ पर ये वर्ड नहीं है, AOOCH यस यस एक्स यस है, अगर ये नहीं है तो वहाँ पर ऑलरेडी यस लगेगा। अगर वहाँ नियम कहता है तो, जैसे मान लीजिए चलिए, जैसे राइट, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ राइट माने चूहा, ए राइट। अब कहेंगे कि राइट्स, ये देखो राइट्स यस लगेगा ना, यस लगेगा, चूंकि अंत में टी है ना, इसमें तो कोई मिल नहीं रहा। अगर टी के स्थान पर अगर O कुछ होता तो यस लग जाता। तो आपको ध्यान देना है, आप इसको नोट कर सकते हो भाई आराम से इसको, हाँ तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि यस या यस कहाँ लगता है। टेंस में थोड़ा सा हमने आपको बता दिया कि चूंकि टेंस में देखो फार्मूला ही सी इट नेम के साथ क्रिया में यस या यस लगता है। यस कहाँ लगाएं, यस कहाँ लगाएं, बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं। कोई यस तो यस या यस लगाने का नियम आपको समझ में आ गया होगा। यस जिस अंग्रेजी शब्द के अंत में OOCH ये सब लगे हों तो वहाँ पर हम यस लगाते हैं, जहाँ पर ये नहीं है तो वहाँ पर हम यस लगाते हैं। तो हम अब आप ध्यान में रखें, जैसे ट्रांसलेट मैं बता रहा हूँ, सिंपल निगेटिव, हम दोनों आपको बता दे रहे हैं। नकारात्मक ये साधारण वाक्य, आपको नकारात्मक वाक्य जैसे यहाँ पर देखें, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, राम किताब नहीं पढ़ता है। आप देख रहे हैं, ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, बस आपको ध्यान देना है भाई। राम किताब पढ़ता है, अगर कोई पूछे कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य है, क्योंकि इसमें नहीं लगा है, नहीं लगा है। अगर किसी वाक्य में नहीं शब्द आए तो वो नकारात्मक हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, उसको निगेटिव। देखो इसमें नहीं शब्द लगा है, आप देख रहे हैं राम किताब नहीं पढ़ता है, तो नहीं जब आता है तो समझ लो निगेटिव है, और नहीं शब्द अगर नहीं आता है तो सिंपल है। लेकिन टेंस कौन सा है, टेंस अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो ये ता है, जब हिंदी वाक्य अंत में देखो ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, अगर लगा रहता है तो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इस टेंस में ध्यान में रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ना इज एम आर का प्रयोग नहीं होता, ये नोट रखो। इस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं, इसको दिमाग में रख लेना है। तो अब आपको जब हमको इज एम आर का प्रयोग नहीं करना है तो यानी कि ये ता है कि अंग्रेजी नहीं करनी है, ता है कि अंग्रेजी हमको नहीं करनी है। इस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है, ते हैं कि अंग्रेजी इज एम आर से नहीं करते। तो सीधा अब ध्यान में रखना है, आपको नियम हमने लिखवा दिया, फार्मूला ही सी इट नेम के साथ यस या यस लगाते हैं, IVU दे के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। निगेटिव रहेगा तो ही सी इट नेम के साथ डज नॉट लगाते हैं, IVU दे के साथ डू नॉट लगाते हैं। तो आइए देखते हैं राम, तो राम एक वचन है, ही सी इट नेम तो एक वचन में आता है, तो एक वचन के साथ क्रिया में यस या यस लगाते हैं। तो ट्रांसलेशन हमने इस पहले सब्जेक्ट किया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कर्ता करो, क्रिया करो, कर्म करो। कभी कभी अगर ट्रांसलेशन लंबा हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे कहते हैं अब कौन करता है, कौन क्रिया है, कौन कर्म। सीधा ये सब टेंशन छोड़ो यार, बस आप एक सब्जेक्ट चुनिए, सब्जेक्ट को रखिए, फिर ट्रांसलेट उल्टा करिए। जैसे सब्जेक्ट को पहले करें, भाई कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है,
कौन पढ़ता है, कौन, कौन शब्द जब लगाएंगे ना तो सब्जेक्ट पता मालूम हो जाएगा कि सब्जेक्ट कौन खाता है, कौन पढ़ता है, कौन गाता है, कौन दौड़ता है, कौन सोता है। तो जब ऐसा प्रश्न करेंगे ना तो आपको सब्जेक्ट मालूम हो जाएगा कि पूरे सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट कौन सा है। तो भैया पढ़िए, राम किताब पढ़ता है, कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, राम। तो राम ये आपका पहले होना चाहिए, पहले होगा राम। अब ट्रांसलेशन आप उल्टा करिए। ट्रांसलेशन कैसे करें? उल्टा एकदम, यहाँ से लेके बनारस इतना बड़ा ट्रांसलेशन है हिंदी का, तो आप सब्जेक्ट करिए और बनारस चले जाइए, वहाँ से उल्टा करते हुए चले आइए। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है राम। अब आपको पढ़ना का अंग्रेजी करना है। राम पढ़ना का अंग्रेजी रीड। तो आपको ध्यान दे, दूसरे नंबर पर ही क्रिया होती है। दूसरे नंबर कर्ता क्रिया, जब ट्रांसलेशन उल्टा करेंगे दूसरे नंबर पर ही क्रिया होगी। तो दूसरे नंबर पर ही हमको यस या यस लगाना है। यस लगाएं कि यस लगाएं कि न लगाएं, आपको ध्यान देना है। तो इसमें दूसरे नंबर पर यस या यस लगेगा। अब आप बताएं क्या लगाएं, यस लगाएं कि लगाएं? भाई यहाँ पर यस लगाएंगे, क्यों? क्योंकि डी है। अगर डी के स्थान पर OOCH तो वो सब होता जो भी मैंने बताया, तब तो डी, तब यहाँ ES लगता। अगर डी के स्थान पर O होता, OOCHSSXC तो ये सब होता, तो इसमें ES लगता, लेकिन वो तो है नहीं। यह तो यहाँ पर क्या लगेगा? यस लगेगा। राम रीड्स किताब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? रीड्स द बुक, रीड्स द बुक। ठीक। अब इसी को निगेटिव करना है। सिंपल था ये निगेटिव। अब देखिए यहाँ पर राम तो मिल गया। राम कौन किताब नहीं पढ़ता? राम। अब राम के साथ नकारात्मक वाक्य में देखे होंगे, मैंने उसमें लिखा कि ही सी इट नेम के साथ, ही सी इट नेम के साथ डज नॉट लगता है, IVU के साथ डू नॉट लगता है। तो जब हम डज नॉट डू नॉट लगाएंगे, जब हम लोग डज नॉट डू नॉट लगाएंगे तो इसका माने सिंपल का फार्मूला नहीं रखेंगे, यस या यस उसमें नहीं लगता है। तो राम, तो बताइए नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? डज नॉट। क्या होगा? डज नॉट। यहाँ पर नहीं के लिए डज नॉट। भाई ही सी नेम के साथ डज नॉट लगाते हैं पहला, फिर सहायक क्रिया करने के बाद, यानी ही डज नॉट। अब उल्टा करेंगे। अब इसको डज नॉट डू नॉट लगाने के बाद ट्रांसलेशन सीधा उल्टा। ये पढ़ता है कि रीड। अब यहाँ रीड्स नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि निगेटिव वाक्य में यस या यस नहीं लगता है। निगेटिव वाक्य में, याद कर लीजिए, निगेटिव वाक्य में कभी यस या यस नहीं लगेगा। तो क्रिया में, तो राम डज नॉट रीड द बुक। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन हुआ। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना, आपको आ गया होगा, जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ। ये देखो सिंपल, ये आपका निगेटिव। तो सिंपल में आप देख रहे हैं बहुवचन है। बहुवचन करता IVU दे के साथ यस या यस नहीं लगता है। IVU दे के साथ यस या यस नहीं लगता है। तो ये आपका मेन सब्जेक्ट कौन आम खाता है? मैं आई। अब भाई इसमें ता है, ती है, ते है कि अंग्रेजी नहीं होगी ना, तो खा का अंग्रेजी ईट होगा। दूसरे नंबर इसमें यस या यस लगाएं, नहीं लगेगा। अब क्रिया में यस या यस, अब सोचिए क्रिया में यस या यस लगाना है लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि बहुवचन है। बहुवचन करता IVU दे के साथ क्रिया में यस या यस नहीं लगता। तो आई ईट आम का अंग्रेजी द मैंगो, आई ईट द मैंगो, आई ईट मैंगो हो गया। अब मैं आम नहीं खाता हूँ, निगेटिव वाक्य है, निगेटिव वाला नियम लगाइए। आई डू नॉट। भाई IVU दे के साथ डू नॉट लगता है। अगर संख्या प्लूरल है, जैसे चिल्ड्रेन है, बॉयज है, तो वहाँ भी डू नॉट लगेगा बहुवचन के साथ। अगर संख्या प्लूरल है तो वहाँ डू नॉट, अगर सिंगुलर है तो डज नॉट। इस बात को भी ध्यान रखना है। आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट हुआ। अब उल्टा करेंगे, ईट द मैंगो। निगेटिव में तो वैसे तो यस या यस लगता ही नहीं है, तो कन्फर्म है आई डू नॉट ईट द मैंगो, ये आपका कन्फर्म हुआ। अच्छा, निगेटिव में और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर वाक्य तुम्हारा निगेटिव है, अगर वाक्य तुम्हारा निगेटिव है तो डज नॉट डू नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वाक्य में कभी नहीं आता है, ध्यान में रखें, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, वर्तमान काल सेंटेंस तुम्हारा वर्तमान में है और उसमें कभी नहीं लगा है, क्या कभी नहीं लगा है,
तो कभी नहीं का अंग्रेजी न्यूवर होती है, ध्यान में रखें। कभी नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी नहीं की अंग्रेजी हम न्यूवर करते हैं, न्यूवर लिखते हैं, न्यूवर लिखते हैं। और जब न्यूवर लिखेंगे तो डज नॉट डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा। न्यूवर शब्द जब लगाएंगे तो डज नॉट डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा। और न्यूवर लिखते हैं और क्रिया में यस या यस लगाते हैं, और क्रिया में यस या यस लगाते हैं। कभी नहीं के लिए न्यूवर का प्रयोग करते हैं और यस या यस लगाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट एक वचन में होना चाहिए। लेकिन सब्जेक्ट एक वचन में हो, इसमें एक वचन में हो, यानी सिंगुलर में हो, यानी ही सी इट नेम के साथ। अगर शुरू में ही सी इट नेम है, ही सी इट नेम, तो वहाँ पर कभी नहीं के लिए न्यूवर लगाएंगे, यस या यस लगाएंगे, लेकिन बहुवचन में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगर न्यूवर भी है तो न्यूवर के साथ बहुवचन में जानते हैं नहीं लगेगा। तो आप ध्यान दें, हम आपको ट्रांसलेशन भी बता दे रहा हूँ। तो जैसे मैं कभी नहीं का भी आपको दे देता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे आराम, जैसे वह पत्र कभी नहीं, वह पत्र कभी नहीं लिखता है, वह पत्र कभी नहीं लिखता है। अब देखिए सिंगुलर में है, एक वचन में है, देख लीजिए एक वचन में है। और तुम गीत कभी नहीं गाते हो, ध्यान में रखना है, तुम गीत कभी नहीं गाते हो। तो ये देखो कभी नहीं यहाँ भी है, कभी नहीं यहाँ भी है। एक सिंगुलर में प्रयोग किया गया है, दूसरा प्लूरल में। तो मैंने कहा सिंगुलर में अगर सिंगुलर में है तो कभी नहीं के साथ यस या यस लगेगा, अगर प्लूरल है तो वहाँ यस या यस नहीं लगेगा। क्रिया में जैसे वह का अंग्रेजी देखो, ही नीवर, ही तब कभी नहीं का अंग्रेजी करेंगे नीवर, और इसका तुरंत उल्टा ताहती है कि नहीं होगा लिखना का, राइट, तो राइट में राइट्स हो जाएगा। आपको मालूम है ना, नीवर के साथ क्रिया में यस या यस लगता है। नीवर रहेगा तो गो रहेगा तो गो से गोज, राइट है तो राइट्स, प्लेस से प्लेस, ऐसा हो जाएगा। ही नीवर राइट्स लेटर। तो ये ध्यान में रहो, तुम गीत नहीं कभी नहीं गाते हो। अब देखो बहुवचन है तो बच्चों यू नीवर, अब उल्टा सिंग द सॉन्ग। अब आपको ये समझना है कि आप कहेंगे सर नीवर के साथ, तो नीवर के साथ अभी आप बताएं, नीवर के साथ क्रिया में यस या यस लगता है, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई वी यू दे के साथ, अगर आई वी यू दे है तो नीवर के साथ यस या यस नहीं लगेगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये रहा आपका सिंपल और निगेटिव सेंटेंस। तो आ जाइए हम आपको इंट्रागेटिव भी बता देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव, अब इंट्रागेटिव। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस, अब देखिए इसको, इंट्रागेटिव सेंटेंस को देखिए। इंट्रागेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, मैं शॉर्टली आपको बताऊंगा। जैसे इंट्रागेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक इंट्रागेटिव शब्द बीच में होता है, एक इंट्रागेटिव शब्द पहले होता है। तो आपको ध्यान देना है कि जैसे आपको मैं बताया था कि ही सी इट नेम के साथ जो है निगेटिव में डज नॉट लगता है, डज नॉट। और आपको ये भी बताए थे आई वी यू दे के साथ क्या लगता है, डू नॉट लगता है। तो इंट्रागेटिव में इसी का सहायक क्रिया को हम बाहर करते हैं, आपको ध्यान देना है यहाँ पर। जैसे क्या वह घर जाता है, क्या वह घर जाता है, तो ये इंट्रागेटिव शब्द है। क्योंकि यहाँ इंट्रागेटिव, अगर इंट्रागेटिव बाहर है,
अगर इंट्रागेटिव शब्द पहले है, क्या शब्द बाहर आता है, तो हम डू डज इसके सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं। हमने क्या कहा, सहायक क्रिया को सबसे पहले लिख देने पर क्या की अंग्रेजी हो जाती है। अब आपको समझना है कि सहायक क्रिया हम क्या लिखें, सहायक क्रिया हम डज लिखें कि डू लिखें। तो ही सी इट नेम रहेगा तो सहायक क्रिया डज बाहर आएगा। अगर आई वी यू दे है तो सहायक क्रिया डू बाहर आएगी। तो सहायक क्रिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट पर लिखे ही। अब ही के साथ बताइए, ही के साथ हम का क्या बाहर करें, डू बाहर करें डज। देखो ही सी इट नेम, ये अगर चारों में से कोई एक रहेगा तो डज बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा, डज। तो यहाँ पर हम डज बाहर कर दिए। जब हम डज बाहर कर दिए तो क्या की अंग्रेजी हो गई, डज हमने बाहर कर दिया, क्या की अंग्रेजी हो गई, डज ही। अब दोनों का डज ही, अब तुरंत ट्रांसलेशन उल्टा, ता है ती है की अंग्रेजी नहीं होगी इस टेंस में। गो, जा जाना यानी गो। इंट्रागेटिव शब्द में अगर हमारा सेंटेंस इंट्रागेटिव है तो वहाँ पर यस या यस के बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है, आपको ध्यान देना है। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रागेटिव है तो वहाँ पर यस या यस का प्रयोग नहीं होता, आपको ध्यान दें। तो ठीक, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब आपको देखना है, सहायक क्रिया डू डज को बाहर करना है। डज ही, अब जाता की अंग्रेजी गो, गो टू हाउस, गो टू हाउस प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या मैं घर में सोता हूँ, अब क्या शब्द है बाहर, अब क्या की अंग्रेजी मैं के साथ क्या लगेगा, मैं की अंग्रेजी हो गया आई। अब आई के साथ हमको देखो डज बाहर करूँगा डू, यहाँ देखो आई वी यू दे, अगर आई वी यू दे है तो हमको डू बाहर करना है। क्या बाहर करना है, डू। अगर आई वी यू दे है तो डू बाहर करना है, तो डू आई करेंगे तो क्या का अंग्रेजी हो जाता है, डू करने पर डू आई। अब तुरंत ट्रांसलेशन उल्टा, ये सोता, ता है ती है का अंग्रेजी नहीं होगा, सोना का अंग्रेजी क्या होगा, स्लीप। क्या होगा, स्लीप। अब यहाँ यस या यस बिल्कुल नहीं लगे, इंट्रागेटिव में यस या यस नहीं लगता है। अब फिर मे का अंग्रेजी क्या होगा, इन हाउस, इन द हाउस प्रश्नवाचक चिन्ह। ये रहा इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव में आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट के अनुसार डू डज को हम बाहर करेंगे और क्रिया में यस या यस बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इस टाइप से उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि किस प्रकार हमने आपको ट्रांसलेशन दिया है। अब इंट्रागेटिव पार्ट 1 है, यानी किस टाइप से होता है। अब एक होता है प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में है, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले होती है। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, जैसे राम क्या खाता है, राम घर में क्या खाता है, आप ध्यान दें क्या खाता है, सॉरी। तो आपने देखा कि इंट्रागेटिव शब्द वो पहले वाले में पहले था, यहाँ बीच में है। अगर इंट्रागेटिव शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, एक्चुअल अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे तो यहाँ पर क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हाट। क्या लिखेंगे, व्हाट। क्या रहेगा तो व्हाट लिखेंगे, कब रहेगा तो व्हेन लिखेंगे, क्यों रहेगा तो व्हाई लिखेंगे, कैसे रहेगा तो हाउ लिखेंगे ना, ऐसा। अगर जो भी कौन सा रहेगा तो विच लिखेंगे। जो भी यहाँ पर बीच में आएगा, कहीं भी आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। तो व्हाट लिखने के बाद अब हेल्पिंग वर्ब लिखना है। मैं आपको सूत्र यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि प्रश्नवाचक शब्द, ये प्रश्नवाचक शब्द यानी इंट्रागेटिव वर्ड, फिर आप लिखेंगे डू आर डज, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य। ये हमारा सूत्र है, अन्य, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आपको ध्यान दें, इसी फार्मूला से करना है आपको। ये देखो फार्मूला, अगर बीच में आता है तो ये फार्मूला लगाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द यानी इसके अंग्रेजी व्हाट हुआ, फिर डू डज लगाएंगे, यानी डू डज सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। डू लगाएंगे, डज रखेंगे। सब्जेक्ट राम है, राम थोड़ा दूरी पे लिख दो राम, तो राम के साथ ही सी इट नेम के साथ क्या होता है, डज बाहर आएगा, तो यहाँ पर डज हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डज। यानी सब्जेक्ट के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब बाहर करना है। व्हाट डज राम, अभी हो गया। अब नियम से कर्ता हो गया,
अब फिर उल्टा बनाएंगे। क्या ट्रांसलेशन करेंगे? ठीक उल्टा, आपको उल्टा बनाना है। यानी खाना का अंग्रेजी ईट। इंट्रागेटिव वर्ड में एस या ई एस नहीं लगाना है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया अभी बताया कि इंट्रागेटिव वर्ड में एस या ई एस नहीं लगाना है। ठीक है, तो खाता का अंग्रेजी ईट, अब इसका तो हो चुका है। फिर मे का अंग्रेजी इन, फिर घर का अंग्रेजी द हाउस। तो इस टाइप से हम ट्रांसलेशन उल्टा करेंगे। बस नियम को कुछ रखते हुए ट्रांसलेशन उल्टा करना है। व्हाट डज राम ईट इन द हाउस, ये रहा फार्मूला। जैसे यहाँ तुम क्यों सड़क पर दौड़ते हो, तुम क्यों सड़क पर दौड़ते हो। अब आप इस बात को ध्यान में रखो, क्यों। अब क्यों का अंग्रेजी क्या होगा? व्हाई पहले होगा, व्हाई प्रश्नवाचक शब्द व्हाई। फिर डू डज कर्ता के अनुसार, ये तुम है, तुम के साथ डू बाहर होगा, देख लो ना, डू यू, इस टाइप से। यानी तुम का अंग्रेजी यू लिखे, इसके साथ डू बाहर कर देंगे, बाहर पहले होगा। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट हो गया। फिर लिखेंगे क्रिया, यानी उल्टा करेंगे। दौड़ते हो का रन, पर का अंग्रेजी आन, सड़क का रोड। इस टाइप से आपका ट्रांसलेशन रहा है। ये रहा आपका इंट्रागेटिव। अब मैं आपको बताऊं, कुछ सेंटेंस आपको ध्यान देना है। जैसे कौन शब्द आ जाए, जैसे कौन, हु। कौन, कौन घर जाता है, कौन घर जाता है। देख रहे हैं, इंट्रागेटिव ही वही प्रेजेंट इन। कौन घर नहीं जाता है, कौन घर नहीं जाता है, कौन घर नहीं जाता है। कौन, कौन कभी नहीं जाता है, कौन कभी नहीं जाता है। ध्यान में रखें हम तीनों नियम। कौन, एक कौन जो सब, अगर इस टाइप से कोई ट्रांसलेशन आता है तो आपको कौन, कौन सब्जेक्ट का रूप धारण किया है। कौन इंट्रागेटिव, जो कौन शब्द इंट्रागेटिव वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द, ये सब्जेक्ट का स्थान ही पकड़ लिया है उसके स्थान पर। यानी कौन घर जाता है, तो पहले हम कौन की अंग्रेजी पहले लिख देंगे, हु। क्या लिख देंगे? हु। एक आपका सब्जेक्ट हुआ। अब उल्टा ट्रांसलेशन करेंगे, हु जाता है का गोस। ये ध्यान में रखें, जब हु का प्रयोग करेंगे तो वह प्रश्न पूछता है कौन घर जाता है, कौन किताब पढ़ता है। कौन तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करता है। वह सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करता है, पूछता है। तो ऐसे समय में हु के साथ क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं। हु के साथ क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हु गोस टू हाउस, हु गोस टू हाउस प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन घर नहीं जाता है, तो हु जब सिंगुलर है तो हु डज नॉट हो जाएगा, हु डज नॉट। कौन घर नहीं जाता, हु सिंगुलर सब्जेक्ट दर्शाता है, तो हु डज नॉट। जब डज नॉट हुआ, नहीं हो गया, अब जाता का गो टू हाउस, गो टू हाउस। कौन कभी नहीं जाता है, अभी मैंने कहा ना नीवर के साथ, अभी मैंने बताया था नीवर के साथ क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं। तो कौन क्या होगा? हु नीवर, कभी नहीं नीवर, जाता का अंग्रेजी गोज, हु नीवर गोज, हु नीवर गो गलत, हु नीवर गोज। तो आपको समझ में आ गया होता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेंस आप पढ़ें ध्यान से, हम एक एक टेंस आपको क्रम वाइज पढ़ाते रहेंगे। फिर आपको एक्टिव पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन, इंटरमीडिएट तक का पूरा एकदम ग्रामर आप देखते रहें हमारे वीडियोस पर। और आप मात्र आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद है तो। और भाई पसंद नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, आपको अच्छा, उम्मीद करता हूँ मैं पूरा कोशिश करके पढ़ाऊँगा कि आपको मेरा वीडियोस पसंद आए, आपको आए। बस हमको ये कहना है जो कमज़ोर छात्र हैं उनको उठाना है, जो ठीक ठाक है तो ठीक, जो कमज़ोर छात्र हैं ना वो ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे और आप पढ़िए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। बस आई विश यू हैव अ नाइस डे। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। और अब अगला जो टेंस होगा जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।